पिछले वीडियो में हम लोग गोदान का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर को पढ़ा था, लेकिन अब उससे आगे पढ़ते हैं। ये झारखंड एसएससी सीजीएल से गोदान जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है उसको पढ़ा जा रहा है। चलिए देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक आए थे, धनिया का बताए थे, धनिया का चरित्र। अब आगे आते हैं, उससे आगे मालती। मालती गोदान की गतिशील नारी है और प्रारंभ में चंचल तितली की भांति देखती है, किंतु बाद में प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आकर सेवा को त्याग अपने जीवन का आदर्श बना देती है। वो सेवा करती है, त्याग करती है और जीवन का यही आदर्श उसका हो जाता है। मालती शिक्षित नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली आधुनिक नारी का प्रतीक है। वो शिक्षित नारी है, वो इंग्लैंड से डॉक्टरी भी पढ़कर आई है और नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। तालुकादारों से के महलों में उनका प्रवेश अधिक है। वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। वो गरीबों से कम ताल्लुकात रखती है। वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमती भी है, वो बुद्धिमान भी है। उसके तर्क अकाट होते हैं, वो जो भी बात बोलती है वो अकाट होते हैं। उद्योगपति खन्ना साहब मालती के प्रति आकर्षित हैं। वे उसके रूप की दीपशिखा पर पतंगे की भांति जलने के आतुर हैं, किंतु वह चरित्रहीन नहीं है। उन्हें साफ साफ माना कर देती है, बता देती है कि धन से आज तक किसी नारी के हृदय को विजय नहीं पाई जा सकती। वह प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट है। मेहता के संपर्क में आने के बाद उसका चरित्र दूसरी दिशा की ओर मुड़ता है और वह अपने चरित्र में आमूल चूल परिवर्तन कर सेवा और त्याग की ऐसी देवी बन जाती है कि जब मेहता उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और उनके साथ विवाह के लिए प्रस्ताव करते हैं तो वो माना कर देती है। मालती के पिता अपाहिज है, उनकी दो छोटी बहनें सरोज और वरदा है। परिवार के भरण पोषण का दायित्व मालती पर है। पिता की आदतें बिगड़े रईसों जैसी है। वे शराब कबाब के शौकीन हैं। अपाहिज है लेकिन शराब कबाब के शौकीन है। छोटी बहनें सरोज और वरदा की शिक्षा दीक्षा का भार उसी के कंधों पर है। पारिवारिक दायित्वों का पालन वो बड़ी कुशलता से करती है। मालती के चरित्र तीन रूप, गोदान में तितली रूप, मानवीय रूप और देवी रूप। मालती का आलोचनात्मक का गुण भी विद्यमान है। मालती प्रेमचंद द्वारा गढ़ा गया एक प्रभावशाली नारी चरित्र है। यह गत्यात्मक चरित्र है तथा प्रेमचंद ने इसे यथार्थ का आदर्श के ओर उन्मुख किया है। आगे आ जाते हैं, उसका यथार्थ और आदर्श क्या है गोदान का। उपन्यास मूल प्रकृति में यथार्थवादी रचना है। इसका उद्भव आधुनिक युग में पूंजीवाद, औद्योगिकरण तथा मध्य वर्ग के उदय जैसे तत्वों के कारण हुआ है, किंतु यह भी सत्य है कि पश्चिम और भारत दोनों ही स्थानों पर आरंभिक उपन्यासों में आदर्शवाद और रोमानियत के तत्व दिखाई पड़ते हैं। हिंदी में प्रेमचंद से पूर्व उपदेशात्मक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमानियत के तत्व हावी थे। आरंभ में प्रेमचंद गांधी के आदर्शवादी से प्रभावित रहे। प्रेमचंद जी गांधी जी से वो प्रभावित रहे और रचनाओं को आदर्श की उन्मुख यथार्थ बनाए रखे हैं प्रेमचंद ने। किंतु गोदान में आकर यूँ लगता है कि आदर्शवाद का उनका विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने यथार्थवाद को पूरी तरह अपना लिया। गोदान में यथार्थवाद हो गया था, पहले आदर्श की तरह रहते थे। उपन्यास में यथार्थ का अर्थ है रचनाकार को अपने पूर्वाग्रहों और आस्थाओं से बचते हुए स्थितियों का यथार्थ चित्रण करे, सो साफ साफ चित्रण करे, न कि किसी यूरोपियों का निर्माण करे। गोदान मुंशी प्रेमचंद के महानतम उपलब्धि है, जिनमें उन्होंने तत्कालीन समाज के सभी वर्गों का सजीव चित्रांकन किया है। गोदान के पात्र एक ओर तो वर्ग के प्रतिनिधित्व थे, तो दूसरी ओर अपनी व्यक्तिगत सत्ता को बनाए रखने हुए प्रेमचंद उन गरीब कृषकों, मजदूरों, शोषण चित्र को उतारने में सफल हुए हैं। उनकी ही सफलता उनकी जिम्मेदारी और मिल मालिकों के अत्याचारों की सशक्त रूप से चित्रित करने से मिली है। प्रेमचंद के समय दो विचारधाराएं समाज पर प्रभाव डाला था, एक मार्क्सवादी और एक गांधीवादी। प्रेमचंद पर दोनों का प्रभाव था, किंतु अंधश्रद्धा ने इनके किसी विचारधारा का प्रति नहीं थी। वे विशुद्ध मानवतावादी लेखक थे।
न तो मार्क्सवादी हिंसा के समर्थक थे और न ही समाज के वर्गों के विभक्त कर घृणा फैलाने के पक्षधर थे। वस्तुतः वे एक ऐसे कथाकार थे जो साहित्य का उद्देश्य जीवन की सच्चाई प्रकाशित करना मानते थे। गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने नारी संबंधी विचारों प्रतिपादन में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है। अतः यह कहना अधिक संगत होगा कि गोदान में यथार्थ के साथ ही आदर्श को भी स्थान दिया गया है। गोदान यथार्थवादी है, उसको बिना किसी सोच का, बिना किसी प्रकार का चित्रित किए हुए जो रियल है उसको बता दिया गया है, उसको पूर्वानुमान नहीं किया गया और जो रियल है उसको बता दिया है। यह यथार्थवाद होता है। गोदान का शिल्प। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो भारतीय कृषक की संघर्ष कथा को यथार्थ के रूप में प्रदर्शित या प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का शिल्प भी बेजोड़ है। इसका कथानक यद्यपि विस्तृत है तथा अपने भीतर दो कथाओं को समावेश किया हुआ है। इनमें से एक कथा ग्रामीण जीवन के पात्रों की कथा है और दूसरी जीवन की व्यक्तित्व। दोनों कथाएं समांतर चलती है। दोनों कथाओं जोड़ने सेतु का कार्य करते हैं। राय साहब अमरपाल से दोनों कथाओं और स्थानों की ओर जोड़ती है, मुख्य कथा ग्रामीण परिवेश वाली है तथा किसानों के शोषण प्रस्तुत करने के लिए नगर की कथा एवं पात्रों को भी आवश्यकता थी। प्रेमचंद मुख्य कथा के साथ साथ अनेक गौण कथाओं का समावेश किया है। घटनाओं के एक दूसरे से जुड़ी हुई है तथा उपन्यासकार ने कहीं प्रत्यक्ष एवं कहीं परोक्ष ढंग से पात्रों को चित्रित पर प्रकाश डाला है। यदि प्रेमचंद केवल किसानों की शोषण गाथा तक विषयों को सीमित रखते तो उन विचारों को व्यक्त करने का मोह संचालित कर लेते तो गोदान की कथा में अधिक कसावट आ सकती थी। गोदान की भाषा प्रेमचंद की भाषागत विशिष्टियों से युक्त है। वह सरल, प्रभावपूर्ण एवं सहज है तथा इसके लोकोक्तियों एवं मुहावरों के सटीक प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। प्रेमचंद जी ने सूक्तियों का प्रयोग भी गोदान में किया, जैसे रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। कर्जवा मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। भाषा को सक्षम बनाने के लिए अप्रस्तुतों, दृष्टांतों, प्रतीकों, बिंबों का सहारा भी लिया गया है। चलते हुए उर्दू और अंग्रेजी शब्द से युक्त हिंदी का प्रयोग गोदान में किया गया है। पात्रों की संख्या गोदान में कुछ अधिक नहीं, लगभग 70 पात्र होंगे। गोदान में कुल 70 पात्र हैं। प्रेमचंद प्रत्येक पात्र के बाह्य रूप से उनके आंतरिक गुणों का भी उद्घाटन मनोयोग से किया है। गोदान के संवादों पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुकूल है। उनमें संक्षिप्तता, सजीवता, प्रवरता जैसे गुण विद्यमान हैं। कहीं कहीं संवाद अधिक लंबे भी हो गए हैं, विशेष रूप से वहाँ जहाँ दार्शनिक विवेचना करते हैं। गांव के पात्र भी कहीं कहीं ऐसे तार्किक दिखते हैं कि बड़ों बड़ों के निरुत्तर कर दें। प्रेमचंद जी को भाषा का जबरदस्त अधिकार प्राप्त है। गोदान की भाषा पत्रानुकूल है, पात्रिक अनुकूल है। गांव के पात्र ग्रामीण भाषा ग्राम्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि नगर के पढ़े लिखे पात्र अपनी भाषा के अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद की शैली मनोभाव के अनुरूप बदलती है। पात्रों का विवरण देते समय वे रेखाचित्र शैली का प्रयोग करते हैं। तो विषय वस्तु का विवेचन करते हैं इस समय विवरणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, कहीं भावनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं तो कहीं अलंकारित शैली का। कहीं विवेचना भी करते हैं, कहीं विवरण भी देते हैं, कहीं उसको भावना के रूप में भी देखते हैं तो कहीं अलंकृत भी करते हैं। तो कहा जा सकता है कि गोदान शिल्प की सृष्टि से एक सशक्त उपन्यास है। पाठकों के ऊपर अपने उद्देश्यपूर्ण कथानक के माध्यम से प्रेमचंद अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के स्तर पर गोदान महाकाव्यात्मक औद्धत्य से जुड़ा रहता है। आलोचकों का मानना है कि गोदान में तत्कालिक राष्ट्रीय व्यापक सौंदर्यों की चर्चा नहीं मिलती और न ही इनमें स्वाधीनता। आलोचक मानते हैं, क्योंकि वो आलोचना ही करेंगे, स्वाधीनता आंदोलन को स्पष्ट झलक मिलती है। यह सही है
कि प्रेमचंद जी ने उपन्यासों में उग्र राष्ट्रीयता का भाव नहीं है और न ही उपन्यासों के चरित्र राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्यक्ष सहभागी दिखे, लेकिन भावनात्मक राष्ट्रीयता का इनकार करना तर्कसंगत नहीं है। भावना को इनकार किया। जहाँ तक तत्कालिक परिवेश का प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने ग्रामीण और शहरी कथा के माध्यम से तत्कालिक औपनिवेशिक पूंजीवाद, सामंती तथा महाजनी शोषण की जो तस्वीर पेश की है वह अन्यत्र नहीं मिलती। प्रेमचंद जी गोदान के भारतीय समाज में ग्रामीण व्यवस्था शहरी विस्थापन तस्वीर को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आधुनिक परिस्थितियाँ भाषा किसी भी महाकाव्य की एक निश्चित शर्त उसकी उदात्त भाषा को लेकर मानी गई है। गोदान की भाषा कोई शास्त्रीय महाकाव्यात्मक भाषा नहीं है। प्रेमचंद जी ने खड़ी बोली हिंदी को ही देशज शब्दों का तथा अपभ्रंशीकृत उच्चारण पर कसकर एक प्रारूपिक भाषा गढ़ने की कोशिश की है, जो तत्कालिक उत्तर भारतीय गांवों की प्रतिनिधि भाषा है। महिला आंचल की तरह या आंचलिक भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रेमचंद जी ने चरित्रों के प्रति के अनुकूल जीवंत भाषा का निर्वाह को ध्यान दिया है। कौन? खड़ी बोली और अपभ्रंशीकृत, मतलब खड़ी बोली का टूटा हुआ भाग, बिखरा हुआ भाग। गोदान से सार्थकता क्या है? गोदान भारतीय ग्रामीण जनता का सच्चा और युगा नियामक दस्तावेज है। यहाँ की 80% जनता गाँवों में रहती है कि सुख दुख के जीवन गाथा है। गाँव की कहानी किसान से भिन्न नहीं हो सकती। इसलिए गोदान की आधिकाधिक कथा शुरुआत होरी के दिनचर्या से होती है और धीरे धीरे होरी के ग्रामीण जीवन के संकट से धंसता चला जाता है और अंत मौत में उसे संकट से मुक्ति कर पाती है। गोदान उपन्यास होरी की मृत्यु धनिया के पछाड़ खाकर गिरने से होती है। गोदान का प्रारंभ और अंत ग्राम कथा के नायक से जुड़ी घटनाओं से होता है। उपन्यास का वातावरण होरी और धनिया के दुख दर्द से भरा हुआ है। अतः गोदान भारतीय ग्राम संस्कृति विकसित होते हुए होरी और धनिया उसकी तरह किसानों की करुणा कथा है। गोदान में ग्राम जीवन उसकी संस्कृति संपूर्णता में चित्रित है। हालांकि इसके काल विशेष कर ग्रामीण समाज चित्र है, परंतु यह व्यापक, विविध और बहुआयामी है। गोदान में जो निर्ममतापूर्वक कहे गए कथन है उसका यथार्थवाद भारतीय किसान की जीवन दृष्टि का अर्जित यथार्थवाद है। भारतीय किसान बहुत यथार्थवादी और व्यवहारविद होता है। वो मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है। थोड़ा झूठ बोल लेने से, चालाकी कर देने से वो पाप नहीं समझता। होरी भोला को विवाह करा देने का लालच देकर उधार गाय ले आता है। स्वार्थ सिद्धि को वह छल दायरे से बाहर रखता है। भोला को विवाह कराकर उधार गाय लेकर आ जाता है। प्रेमचंद कहते हैं इस तरह के छल तो दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये रहने पर भी वो महाजन के सामने कसमें खा जाता था। घर में एक भी पाई नहीं है। सन को कुछ गीला कर देने का रुई कुछ बिनौल भर देना उसकी नीति के जायज़ था। यहाँ केवल यथार्थ स्वार्थ, न थोड़ा सा मनोरंजन पीता। किसान पक्का स्वार्थी है, परंतु दरवाजे पर गाय बांधने की लालसा के लिए होरी संकट की चाप समझता है, क्योंकि यह बात जन्म जन्मांतरों उसकी आत्मा के अंश बन गई है। गाय बांधने के लिए दरवाजे पर। गोदान में गांव की संरचना, पात्रों का नामकरण, वेशभूषा, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति तथा भाषा से स्वतंत्रता पूर्व के ग्राम जीवन के बड़े ही व्यंजक चित्र देखने को मिलते हैं। गाँवों का वर्णन पढ़ते ही पाठक को लगता है कि वह भारत के किसी गांव में चला आया है। सारे दृश्य और घटनाएं आंखें के सामने हैं। गांव क्या है? पूर्वा था, 10-12 घरों था, इसके आधे से खपरेल थे और आधे फुसके। खपरेल माने खपड़ेगा, फुसके मतलब फूस उसका। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थी। ओसर एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10-12 आदमियों से उठ पाता। किसी कुटी पर ढोलक टंगी थी तो किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते बंधी हुई थी तो शायद रामायण हो।
गोदान में गांव से जुड़े पात्रों का नाम गवई है। में कुछ वर्ग वेद दिखाई देते हैं। होरी, गोबर, भोला, जंगी, बंसी, भवनिया, दरखू, धनिया, झुनिया, मुनिया सब उसी का है। आदि नाम इनसे फिर से होरी, गोबर, भोला। जंगी भोला से ही शादी करने के लिए होरी लेकर आता था, उससे गाय शादी करवाने का झूठ बोलकर। जंगी, बंसी, भवनिया, दरखू, धनिया, झुनिया, मुनिया आदि सामाजिक आर्थिक स्थिति को घोतक है, जबकि उपाधियों से जुड़े हुए नाम झिंगुर सिंह, पंडित दत्तादीन, दुलारी, सहुआइन, संपन्न आदि से आर्थिक घोतक है। होरी भी अब राय साहब का बात करता पाया जाता तो लोग उसे होरी महतो कहते। गोबर जब शहर की ठाट बाट से लौटता तो उसे आदरपूर्वक गोवर्धन कहा जाता है। गोबर इसका पुत्र था, बेटा था। गोवर्धन, गोबर का ही गोवर्धन, ठाट बाट से आदरपूर्वक। ग्रामीण संस्कृति में परंपरा, मूल्यों, पहनावे, अंधविश्वासों, खेत पशुधन का काफ़ी महत्व है। होरी और उसके बराबर के किसानों के पास 3-4 बीघे जमीन, 3-4 बीघे अधिक खेती नहीं है, परंतु खेत में उसका लगाव जीविका के कारण नहीं है, बल्कि किसानों को कहलाने का सम्मान बोध कारक है। उसके पहनावे में लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी। लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ। इसमें मिर्जई, पगड़ी और जूते का प्रयोग बाहर जाने के लिए किया जाता था। और कभी कभार पहनावे में आर्थिक सामाजिक स्थिति जग जाहिर के लिए धनिया की साड़ी में कई पवंदे मतलब छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, सोने का साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती के चारों तरफ झालर लटकी रही थी, सभी के चेहरे दिख रहे थे, चिकनाहट नहीं, जिधर देखो भी विपना साम्राज्य था। गोदान की कृषि संस्कृति विषमता मूलक है। इसका कारण है कि भारत की ग्रामीण संस्कृति पूंजीवादी और सामंतवादी संस्कृति की ही देन है। गोदान में हम देखते हैं कि खेत जोतने वाला किसान दिनों दिन दरिद्र होता जा रहा है और खेती सरक कर खेत जुतवाने वाले का हाथ चली जा रही है। धन धन की खींचता है। यह बात भी पूंजीवादी संस्कृति का ही परिचायक है। स्पष्ट है कि गोदान में जाति भेद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जमींदार रैयत एवं महाजन देनदार भेदमूलक संस्कृति पूर्ण रूप में मौजूद है। होरी इस संस्कृति का शिकार बनता है। उसका साक्षात शोषण तो कोई नहीं करता, फिर भी वह तबाह होता चला जाता है। धन्यवाद।